आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स। आज हम करने वाले हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर और उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। जब हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी के काम में किसी और दूसरे ब्रांच की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कोर्ट्स आर सेपरेट ब्रांच फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब कि जो कोर्ट्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का। देन बात करते हैं डिसीजनल इंडिपेंडेंस की। मतलब कि जो जजेस हैं वो फैक्ट एंड एविडेंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके बेसिस पर डिसीजन देते हैं। लेकिन अगर जज जो है वो किसी डर के वजह से या किसी दबाव की वजह से डिसीजन देता है तो इसका मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जजेस डिसाइड केसेस विदाउट फियर, फेवर, अफेक्शन और इल विल। देन आता है पर्सनल इंडिपेंडेंस। पर्सनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं सरकारी अधिकारियों की, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जजेस की, अगर जज ने कोई भी डिसीजन दे दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो गवर्नमेंट उन्हें नहीं ट्रांसफर कर सकती, उन्हें नहीं रिमूव कर सकती। कारण क्या है? क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। देखिए इंडिविजुअल जजेस आर प्रोटेक्टेड इन अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशंस एंड इम्यूनिटी। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट मतलब फेडरल कोर्ट, यहाँ हम बात करते हैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट की। देखिए अपने देश में हाईएस्ट कोर्ट जो अपील के लिए है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये गारंटर है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि जो जुडिशरी है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के अंदर। इट इज फ्री फ्रॉम द एनक्रोचमेंट्स, प्रेशर्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जुडिशरी की फंक्शनिंग में। और जजेस जो हैं वो जो डिसीजन देंगे वो विदाउट एनी फियर एंड फेवर के डिसीजन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड एविडेंसेस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन हम वो स्टोरी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, मीन्स कैबिनेट। मीन्स कैबिनेट इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता, तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करेगा तो कैबिनेट का भी यहाँ पर रोल है, वो इनडायरेक्टली यहाँ पर अपना काम करती है। विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, मतलब कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया, प्रेसिडेंट की मर्जी है, एडवाइस को माने ना माने, नहीं, वो मैंडेटरी वे में एडवाइस दी जाती है। देन सेकेंड वन इज टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट मतलब कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जब चाहे जजेस को अपॉइंट कर सकती है, जब चाहे उनको हटा सकती है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देन उसके बाद थर्ड वन इज फिक्स सर्विस कंडीशंस, सैलरीज, अलाउंसेस, लीव, प्रिविलेजेस एंड पेंशंस डिटरमाइंड पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। देन द fourth one is expenses charged on the consolidated funds, means they are non votable by parliament। इसका मतलब ये है कि जो सैलरीज मिलती हैं जजेस को वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये नॉन वोटेबल है बाय पार्लियामेंट, इसीलिए यहाँ से पे किया जाता है सैलरीज को। कारण सबसे बड़ा यही है। उसके अलावा पार्लियामेंट डिसाइड तो करती है टाइम टू टाइम सैलरीज, अलाउंसेस, लीव, प्रिविलेजेस, पेंशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो उनको घटा नहीं सकती। मतलब कि डिसएडवांटेज के वे में उस सैलरी को कम नहीं कर सकती, उस सैलरी को कम नहीं कर सकती जजेस की। देन उसके बाद फिफ्थ वन इज कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 121। मतलब कि जब तक इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं चल रहा तो जजेस के एक्ट को आप नहीं डिस्कस कर सकते पार्लियामेंट के अंदर।
बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट आर्टिकल 124 क्लोज 7 ये बोलता है कि अगर जजेस रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए है ताकि जो जजेस हैं वो अपना डिसीजन दें तो ये सोच के ना दें कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को इस व्यक्ति से कोई फेवर मिल सकता है। इसीलिए बैन किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट आर्टिकल 129 टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो जज उसे पनिश कर सकते हैं और ये इसीलिए किया जाता है ताकि कोर्ट की डिग्निटी बनी रहे, अथॉरिटी बनी रहे और ऑनर बना रहे। देन आता है 8th वन, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि कुछ ऑफिसर्स की और सर्वेंट्स की वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन उन्हें प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा सर्विस की कंडीशंस क्या हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट होती हैं लीगल रिसर्चर्स की, काफी ऐसी अपॉइंटमेंट होती हैं, लेकिन ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। देन 9th वन इज इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड अंडर आर्टिकल 138। मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है जुडिक्शन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती, मतलब कम नहीं कर सकती, सीमित नहीं कर सकती। अब हम देख लेते हैं कि जो स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस कितनी है। देखिए अलग से इसीलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है बिल्कुल सेम है। बाय प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होती है, मींस कैबिनेट इनडायरेक्ट रोल प्ले करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। देन आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बिल्कुल सेम है। फिक्स सर्विस कंडीशन ये भी सेम है। देन आता है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड है। देन आता है 5th वन, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी आप जजेस के कंडक्ट को नहीं डिस्कस कर सकते। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ एंड इट्स जुडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर भी हाई कोर्ट की जुडिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती, नहीं घटा सकती। नाउ वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए जब हम यूके की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहां का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस यूके में आती है फ्रॉम कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस। देखिए वहां पर दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है। एक तो ये कि यूके की पार्लियामेंट कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देगी जो कोर्ट में केस चलते हैं। उसके अलावा यूके की जो पार्लियामेंट है वो कभी इंटरफेरेंस नहीं करेगी जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो इससे इन्फ्लुएंस यूके की पार्लियामेंट का खत्म हो गया। देन उसके बाद दूसरा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी गई है लॉ के द्वारा कि उन्हें कुछ एक्शंस के लिए कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होगी। देन उसके बाद देखिए 2005 में एक एक्ट आया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005। इसके अंतर्गत जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा की जाएगी और पॉलिटिशियंस का जो डायरेक्ट कंट्रोल था उसको हटा दिया गया। इसका मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जुडिशरी के अंदर से हट गया। अब यहाँ पे जुडिशरी स्ट्रांग हो गई। लास्ट वन इज कि गवर्नमेंट जो है उससे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे जजेस डिसीजन देने के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर जुडिशरी बहुत ही स्ट्रांगली फंक्शन करती है और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, मतलब कि उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। देखिए अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 3 स्टैब्लिश करता है जुडिशरी को एज अ सेपरेट एंड को इक्वल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो जजेस हैं उनको एक बार हायर कर दिया तो वो लाइफ टाइम तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। उसके अलावा या तो उन्हें इम्पीच किया जाए या फिर वो रिजाइन करे या फिर उनकी डेथ हो तभी रिमूव किए जा सकते हैं। उनकी जो सैलरीज है आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते उनके टेन्योर में। देन उसके अलावा आप जजेस की पोजीशन को भी नहीं कम कर सकते। उसके अलावा कोई भी दूसरी ब्रांच जुडिशियल फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर। और कोर्ट के पास अधिकार है कि कांग्रेस का या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्ट जो कि गलत है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर है यूएसए के अंदर जुडिशरी के पास। देन उसके अलावा जब फेडरल जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट्स। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक बार उन्हें अपॉइंट कर दिया देन दे कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली।
मतलब कि जब तक वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लाइफ टाइम टेन्योर एंश्योर दे मेक डिसीजन फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर। अब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब 1868 में कोर्ट ने एक जजमेंट हेल्ड की। जज ने कहा दैट जजेस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर सिविलियंस एक्ट परफॉर्म्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर जुडिशियल फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो जजेस हैं आप उनको पनिश नहीं कर सकते, उनको शू नहीं कर सकते। उन्होंने जब अपने फंक्शनिंग में, जब वो अपना जॉब करते हैं उस टाइम पे उन्होंने कोई भी जजमेंट दी है या फिर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया है, उसके लिए आप उन्हें शू नहीं कर सकते इन द कोर्ट, उस चीज से वो एग्जम्प्टेड हैं। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।